डियर स्टूडेंट, आज मैं 10 क्लास के लोकतांत्रिक राजनीति विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और आज का चैप्टर है हमारा वह है लोकतंत्र और विविधता। तो आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सवालों पर प्रकाश डालेंगे और इस चैप्टर से भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं और सब्जेक्टिव भी हैं, और सभी प्रश्नों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा ठीक से। अब हम चलते हैं तो अपने विषय की ओर और हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। ओलंपिक खेल आप जानते होंगे, बहुत ही विख्यात है पूरे दुनिया में। तो 1968 का जो ओलंपिक खेल था उसके लिए 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अभी देख रहे होंगे न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, तो चौथा मैक्सिको सिटी। तो 1968 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन शुरू हुआ था वो था मैक्सिको सिटी। आप याद रखिएगा इसको। मैक्सिको सिटी जो है मैक्सिको देश की राजधानी है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 1966, 1975, 1956, 1985। तो इसका सही जवाब है 1966। आप इसको भी याद करेंगे, हम इसको लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। पीटर नॉर्मन कहाँ का रहने वाला था। यह खिलाड़ी था और यह जो है मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हो रहा था उसमें भाग लेने के लिए आया था और यह तेज धावक था, यानी दौड़ने वाला। तो वो रहने वाला था, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो रहने वाला था ऑस्ट्रेलिया का। लॉक, इसको भी याद रखिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांश खाली जगह पर आधारित होता है। क्या चीज पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन है, धर्म पर, जन्म पर, देश पर, जीवन पर। तो ये बहुत आसान सवाल है। आप भी इसको समझते होंगे कि जिस जाति में जिस धर्म में हमारा जन्म होता है हम उसी जाति के कहलाते हैं, यानी जन्म पर आधारित। तो यही हमारा उत्तर हुआ, यानी चौथा जो प्रश्न है उसका सही जवाब हुआ बी, यानी जन्म पर। फिर हम अगला सवाल यानी 5 नंबर, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन किसने शुरू किया। एफ्रो अमेरिकन, एफ्रो एशियन, एशियन अमेरिकन। तो इसका सही जवाब है एफ्रो अमेरिकन। एफ्रो अमेरिकन का मतलब हुआ कि प्राचीन काल में इनके पूर्वज अफ्रीका के रहने वाले थे और वहां से काम करने के लिए दास के रूप में, गुलाम के रूप में इनको ले जाया गया था वहाँ पर, और वहीं पर बस गए। और उनके जो आज वंशज हैं वे एफ्रो अमेरिकन का नाम जान, मैंने अफ्रीका और अमेरिका दोनों जुटा हुआ, एफ्रो अमेरिकन, याद रखिएगा इसको। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कहाँ खिलाड़ी थे। ये दोनों अश्वेत लोग हैं अमेरिका के। तो 4 ऑप्शन है, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस। तो सही उत्तर होगा इसका अमेरिका। जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन बताए थे आपको कि वहाँ पर जो है एफ्रो अमेरिकन लोग रहते, तो ये एफ्रो अमेरिकन समुदाय का ही जो है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे और लोग खिलाड़ी थे, तेज धावक मतलब। तो फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब 7 नंबर, दलित समुदाय किस देश संबंधित है। दलित शब्द भारत में आप सुने होंगे, कहा कि यहाँ के जो बहुत ही पिछड़े वर्ग में आते हैं, एक कई तरह से पिछड़े हुए हैं, अक्सर भूमिहीन होते हैं, यानी आर्थिक रूप से बहुत पीछे हैं। दूसरा, सामाजिक स्तर भी इनका निम्न देखा जाता है यहाँ पर। शिक्षा में भी पीछे हैं, हालांकि अब धीरे धीरे इनमें प्रगति हो, तो इनको दलित कहा जाता है। और ये 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन उत्तर होगा भारत। तो इसको हम लॉक करते हैं और ये आंसर आपका सही है। फिर 8वां क्वेश्चन है कि आयरलैंड किस महादेश में है। आयरलैंड का नाम सुने होंगे। तो 4 ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो ये यूरोपियन कंट्री है। ब्रिटेन के जो है सो उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये सही जवाब इसका है यूरोप। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी चलेगा कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक किस धर्म की शाखाएं हैं। तो आप जानते हैं धर्म तो कई धर्म का आप नाम सुने होंगे। हिंदुस्तान में आप सुने होंगे कि कोई हिंदू है, कोई इस्लाम है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है। तो उसी तरह से ईसाई धर्म का जो है ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो है दोनों उसी की शाखा है, यानी संप्रदाय है। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ईसाई। लॉक करते हैं, आप याद करते चलिएगा। 10वां क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में ईसाई धर्म की कौन सी शाखा है।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोग अपने पसंद के अनुसार धर्म मानते हैं, संप्रदाय मानते हैं। तो जहाँ तक ग्रेट ब्रिटेन की बात है, जिसमें उत्तरी आयरलैंड वगैरह शामिल है, तो उसमें जो है प्रोटेस्टेंट धर्म माना जाता है। वहाँ यही जो है ईसाई धर्म की जो प्रोटेस्टेंट शाखा है, उसी के फॉलोअर वहाँ मिले। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एफ्रो अमेरिकी किसे कहा गया है? इसका उत्तर अभी पहले हम बतलाए थे कि अश्वेत अमेरिकी अफ्रीकी लोग के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है, जिन्हें 17वीं सदी से 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बना कर लाया गया था। यानी इनको अफ्रीका से लाया गया था और यहाँ पर काम करवाने के लिए, बगानी खेती करवाने के लिए, खान में काम करवाने के लिए, और फिर ये नहीं लौट कर जा सके क्योंकि ये गुलाम थे, खरीदे हुए थे, और बहुत दिन रहते रहते वहीं बस गए और फिर अपनी इनकी एक संस्कृति कायम हो गई। वही अश्वेत अमेरिकी जो है वही हैं, मैंने अफ्रीकी लोगों का वंशज हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? तो चूंकि ये अश्वेत लोग जो हैं बाहर के लोगों के वंशज हैं, तो वहाँ के जो पहले के निवासी थे उन लोग इनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इनको जो अधिकार मिलना चाहिए देश में नहीं मिला, तो इसके लिए उन लोगों ने संघर्ष किया। तो इसीलिए इन लोगों ने जो आंदोलन किया वो शुरू हुआ 1966 में और 75 तक चला। और इन्होंने जो है बड़ा ही साहस से काम लिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने भी हर्ज नहीं है। यानी वे लोग हिंसा पर उतारू हो गए कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, चाहे हमको हिंसा भी करना पड़े तो कोई उसके लिए हर्ज नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, समरूप समाज किससे क्या था? सम माने बराबर, रूप माने देखना, तो वैसा समाज जो एक जैसा दिखाई पड़े। तो समरूप समाज ऐसा समाज कहा जाता है जिसमें सामुदायिक संस्कृति की जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। यानी कई समुदाय के हैं लेकिन देखने से नहीं लगे कि ज़्यादा अंतर है, सब में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा ही, लेकिन अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो वैसे समाज को हम कहेंगे समरूप समाज, यानी मिला जुला करके सब ठीक ढंग से चलता है उसमें। फिर है युगोस्लाविया में विभाजन का कारण बताएं। तो युगोस्लाविया एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ कई जाति समुदाय के लोग रहते थे, और जिन्होंने इस तरह के, उनके नेताओं ने जो है, कुछ खास जाति के नेताओं ने इस तरह का मांग रखा जो एक देश के सीमा के अंदर नहीं पूरा किया जा सकता था उनके मांग को, यानी असंवैधानिक मांग। और उसका परिणाम हुआ कि युगोस्लाविया का जो है सो बंटवारा हो गया, यानी कई भागों में बट गया। तो इस तरह से युगोस्लाविया का जो है विभाजन का मुख्य कारण यही था कि जातीय आधार पर लोग तरह तरह का मांग करने लगा, और इस तरह का मांग जो संभव नहीं था पूरा करना। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीटर नॉर्मन को अमेरिकी धावकों के समर्थन करने पर क्या सजा दी गई? अभी बताए थे पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया का जो खिलाड़ी था, और उसने अमेरिका के जो ये एफ्रो अमेरिकन खिलाड़ी थे उनका समर्थन किया था। ये मेक्सिको सिटी में जो हो रहा था ओलंपिक, जहाँ पर वो दोनों खिलाड़ियों ने जो है अमेरिका पर आरोप लगाया था या उसके विरुद्ध बोला था, तो उसका समर्थन किया था ये। और इसके बारे में जैसा कि कहा जाता है कि जब अगला ओलंपिक होने लगा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में इसको जगह नहीं दी गई, ऐसा करके उसको एक सजा के रूप में दिया गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, सामाजिक विविधता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। पहला है सामाजिक भेदभाव के कारण नंबर। आप देखते होंगे कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह का उनका जो है आचार विचार, रहन सहन, संस्कृति होती है, तो उसके आधार पर भेदभाव लोग करते हैं कि हम ये संस्कृति के हैं तो हमारा ऐसा रहन सहन है, तुम्हारा नहीं, इस तरह का होता रहता है। दूसरा है धार्मिक समूह की व्यवस्था। धर्म के आधार पर भी लोग एक दूसरे को जो है अपने को अलग समझते हैं या भेदभाव करते हैं। तीसरा है आर्थिक असमानता पर आधारित, आर्थिक जो है आर्थिक असमानता पर आधारित वर्ग। आर्थिक यानी गरीब अमीर, तो अक्सर देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं गरीबों को तरजीह नहीं देते हैं या उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना दिया जाना चाहिए, तो उस पर भी जो है सो भेदभाव किया जाता है समाज में। चौथा जो डी आप देख रहे हैं, शिक्षित और अशिक्षित वर्ग, तो इससे भी जो है सो भेदभाव की स्थिति समुदाय में देखा जाता है। शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं अक्सर अशिक्षित लोग को उतना सम्मान नहीं देते हैं। तो इस तरह से सामाजिक विविधता के विभिन्न कारण हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि रंग भेद से आप क्या समझते हैं और अश्वेत आंदोलन क्या था? तो रंग भेद से ही आपको पता चल गया होगा, रंग के आधार पर भेदभाव, तो नस्ल अथवा रंग के आधार पर लोगों के बीच जो भेदभाव की नीति अपनाई गई थी उसको रंग भेद कहा जाता है। और अश्वेत शक्ति जो अमेरिका में आपने सुना, अश्वेत शक्ति आंदोलन जो 1966 में शुरू हुआ था, उसका भी यही कारण था
यानी भेदभाव जो वहाँ किया गया नस्ल के आधार पर और रंग के आधार पर किया, क्योंकि उन लोग अफ्रीकी थे, काले रंग के थे, उनका नस्ल भी दूसरा था। तो इस आंदोलन का उद्देश्य था नस्लीय भेदभाव को मिटाना। तो 1966 में जो आंदोलन किया अमेरिका में अश्वेत लोगों ने, उनका क्या था, उनका यही मकसद था कि हमारे साथ जो नस्ल के आधार पर, जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए। यह एक उग्र आंदोलन था और आपको जैसा कि पता होगा कि यह उग्र रूप धारण के यानी हिंसा पर उतारू हो गया यह आंदोलन। और इनका मानना था कि हिंसा का प्रयोग के बिना अमेरिका में नस्लवाद को हटाना संभव नहीं है। यानी इन लोग हर तरह से तरीका अपना कर देख लिया। जब देखा कि सरकार नहीं बात मानेगी हम लोग की, तो उन्होंने हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक विविधता तो सामाजिक विभाजन में कोई 3 अंतर बताइए। सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन दोनों 2 चीज़ है। सामाजिक विविधता हर एक जगह होती है, किसी भी देश में, चाहे देश छोटा हो या बड़ा। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत छोटा देश भी है दुनिया में, लेकिन आप हर एक जगह देखिएगा कि विविधता रहेगा। विविधता मतलब अलग अलग कुछ समुदाय के लोग रहेंगे या कुछ अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे, ऐसा होता है, चाहे देश छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल यह है, यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सामाजिक विविधता जो है वो सामाजिक विभाजन कारण बने। अब ये नहीं है कि देश में मान लो कि कई धर्म के लोग हैं या कई समुदाय के लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को जो है सब बांट ले धर्म के आधार पर, तो जाति के आधार पर, ऐसा जो है सो नहीं होना चाहिए। दूसरा है सामाजिक विविधता प्राकृतिक है जबकि सामाजिक विभाजन राजनीतिक। अब यहाँ क्या अंतर है कि सामाजिक विविधता प्राकृतिक है, यानी हम जिस समुदाय में जन्म लेते हैं उसमें हमारा कोई बस नहीं है। ये प्रकृति के अनुसार हम किसी समुदाय में हम जन्म लेते हैं, ये प्राकृतिक हुआ। जबकि सामाजिक विभाजन राजनीतिक है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, यानी जो राज का चलाने वाले लोग हैं, अपने राजनीतिक फायदा लेने के लिए समाज में विभाजन करके और अपना लाभ ये लेते हैं उससे। फिर तीसरा है सामाजिक विविधता अपने आप कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन सामाजिक विभाजन गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। तो सामाजिक विविधता जैसा कि आपने सुना कि तो प्राकृतिक है और कोई गंभीर समस्या नहीं है, सब आदमी आदमी है। अरे समुदाय अलग अलग है तो क्या दिक्कत है, उससे आवश्यकताएं तो सबको एक जैसी है। लेकिन जो सामाजिक विभाजन है वो गंभीर समस्या है, क्योंकि समाज को समुदाय के आधार पर बांटना, विभाजन करना, ये जो है एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करता है, कटुता पैदा करता है और उससे देश का विकास नहीं होता है, अपना विकास नहीं होता है। फिर है चौथा कि सामाजिक विविधता राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक विभाजन एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है। तो आज के दुनिया में जो है सामाजिक विविधता राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सामाजिक विविधता कहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या कि उसी के आधार पर राजनीति चलेगा? नहीं, सामाजिक विभाजन गंभीर राजनीतिक मुद्दा है कि उसको लोग बांट बांट करके समाज को और अपना फायदा लेने के लिए भेदभाव करके और अशांति पैदा करते हैं। तो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या सभी सामाजिक अंतर समाज विभाजन में बदले जाते हैं? एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब क्या लगा हुआ है, तो प्रत्येक समाज में सामाजिक अंतर का होना आवश्यक है। सामाजिक अंतर होता ही है। आप ऐसे भी देखो ना भाई, कोई भी गांव है तो एक जैसे लोग नहीं होते हैं, कुछ न कुछ अंतर किसी न किसी क्षेत्र में होता ही है, चाहे छोटा हो देश या बड़ा हो। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि 2-4 जाति के लोग हैं, 1-2-3 धर्म के लोग हैं या धनी गरीब हैं, तो सब अपना अपने अनुसार अलग अलग रहने लगे, कोई किसी से बोलचाल नहीं करे, कोई किसी को सहयोग नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक समाज में विभिन्न जाति, स्तर आदि के लोग होते हैं जो समाज में शांतिपूर्वक एक साथ रहते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत से उदाहरण है ऐसा कि एक ही गांव में, एक ही कस्बे में, एक ही शहर में कई समुदाय के लोग रहते हैं, कई धर्म के, लेकिन शांतिपूर्वक रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, आपस में सहयोग की भावना से रहते हैं। तो कहने का मतलब कि सभी सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन नहीं बदल सकता है। अच्छा, यह संभव है कि व्यक्ति कई पहचान हो, व्याख्या करे? अब अगला क्वेश्चन आ गया कि क्या ऐसा है पॉसिबल कि व्यक्ति की कई पहचान हो? व्याख्या कर जरा, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक व्यक्ति के संदर्भ में यह कहना उचित है कि व्यक्ति की कई पहचान होती है, सही बात है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है तो उसका धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, आर्थिक स्तर यानी गरीब अमीर कुछ हो सकता है, राष्ट्रीयता के आधार पर भिन्न भिन्न पहचान रखता है, तो ऐसा हो सकता है। भारत में ही देखो, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई दलित हो सकता है, लेकिन उसकी राष्ट्रीयता जो है एक ही है, भारतीय। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन का जवाब आपको हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें, यानी सामाजिक विभाजन किन किन परिस्थितियों में हो सकती है। तो पहला है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे अलग
और विशिष्ट मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम इसके लिए गांव का उदाहरण दे सकते हैं, राज्य का दे सकते हैं, देश का भी दे सकते हैं कि अगर कोई खास तरह के लोग, जैसे मान लो कोई जाति के लोग हैं या कोई धर्म के लोग हैं, कोई समुदाय के लोग हैं, कोई संप्रदाय के लोग हैं, अगर अन्य संप्रदाय से, अन्य जाति से, अन्य धर्म के लोगों से अपने से अलग मानने लगे और लोग अपने को विशिष्ट ये समझने लगे, तो फिर औरों के साथ तालमेल बड़ा मुश्किल हो जाता है बैठाना। फिर है दूसरा कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं और संविधान के दायरे में आने वाला दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों के साथ सामंजस्य बैठाना अधिक आसान होता है। अब जानते हैं कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में बहुत से राजनीतिक दल होते हैं। अब राजनीतिक दल जो हैं सो इसको लेकर के क्या मामला उठा सकते हैं? अगर संवैधानिक रूप से अगर कोई मामला उठाया जाता है, यानी ऐसा मामला जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, जैसे एक समुदाय के फायदा के लिए उठा रहे हैं, ठीक है उठाइए, लेकिन उससे दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह का होता है तो फिर बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठा जा सकता है। लेकिन मामला ऐसा होना चाहिए वो संवैधानिक हो, संविधान के अंदर हो। फिर तीसरा, विभिन्न समूह के मांगों के प्रति सरकार का रवैया कैसा है? यदि सरकार सत्ता में भागीदारी करने तथा अल्पसंख्यक समुदाय को मांगों को समाहित करने की इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विभाजन से देश को खतरा कम हो जाता है। अब जैसे मान लो कोई देश है, वहाँ कई समुदाय के लोग, कई जाति के लोग, कई धर्म के लोग हैं। अगर वहाँ की सरकार सभी जाति के लोगों, सभी धर्म के लोगों को, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबको, अगर सबको सत्ता में साझेदारी देना चाहती है, सबको लेकर चलना चाहती है, तो वहाँ पर देश में विभाजन का खतरा नहीं होता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया। फिर है अगला क्वेश्चन कि हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। एक उदाहरण लिखें। ठीक है, उदाहरण के साथ इसको हम समझा रहे हैं। यद्यपि सामाजिक जो भिन्नता है और सामाजिक विभाजन को जन्म देती है, फिर भी हर समाज में भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कहीं कहीं हो जाए अलग बात है, लेकिन वैसा नहीं होता है। अक्सर कभी कभी सामाजिक विभिन्नता जो है समूहों के बीच संयोजक कड़ी का भी कार्य करती है, यानी एक समुदाय के दूसरे समुदाय को जोड़ने का भी काम करती है। और कभी कभी जो है सो लोग अपने समूह से बाहर भी समानताओं तथा असमानताओं का अनुभव करते हैं। फिर है उदाहरण जिसे हम दे रहे हैं, 1968 ईस्वी के मेक्सिको ओलंपिक में जब दो अश्वेत खिलाड़ी जो अमेरिका के थे, इन लोगों ने जब रंगभेद के खिलाफ और नस्लवाद के खिलाफ जब असंतोष व्यक्त किया, तो उनको एक गैर अश्वेत खिलाड़ी जिसका नाम नॉर्मन था, वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, उनका साथ दिया, जबकि वो अमेरिकी समुदाय का था। लेकिन फिर भी अश्वेतों को साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि उनका मांग जो है सही था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक भिन्नता था वहाँ पर, लेकिन एक बावजूद अश्वेत और गैर अश्वेत दोनों ने रंगभेद की नीति का विरोध किया। तो यहाँ सामाजिक विभाजन जो है और यहाँ सामाजिक विविधता जो है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकी। तो इस तरह से हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, ये साबित हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? जरा देखिए कि किस स्थिति में वो सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। तो पहला है, जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों से ऊपर और बड़ा हो जाता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे मान लो कि कहीं एक समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे हो गए, तो और दूसरा जो है सो निम्न स्तर की ओर गया है, तो वहाँ पर जो है सो सामाजिक विभाजन का रूप ले सकता है। दूसरा है, अमेरिका में श्वेत तथा अश्वेत नागरिकों के बीच अनेक अंतर है। जैसा कि आपको हम बताया कि वो जो श्वेत लोग हैं, पहले समय रहने वाले हैं, उन लोग हर तरह से संपन्न हैं, और जो अश्वेत हैं ये लोग बाहर से गए हैं, इनके पूर्वज गए थे वहाँ पर गुलाम के रूप में काम करने के लिए। तो बहुत अंतर है। जैसे अश्वेत गरीब है पहला, दूसरा बेघर है, तीसरा सामाजिक उत्पीड़न के शिकार है, यानी लोग उनका जो है शोषण करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से अगर ये स्थिति अगर बरकरार रहेगी तो क्यों अश्वेत लोग उनके साथ रहना पसंद करेंगे? तो विभाजन होबे करेगा। तीसरा है, इन सभी भेदभावों में नस्लीय भेदभाव सबसे बड़ा अंतर है। अतः नस्लीय भेदभाव ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया, यानी अब जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा तो सबको अपमान लगेगा और कोई भी साथ नहीं रह सकता है, आपस में सहयोग की भावना नहीं रह सकती है, इसलिए वो सामाजिक विभाजन वहाँ होगा ही। फिर चौथा है, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तथा लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अब जैसे मान लीजिए कई समुदाय के लोग हैं, अब उसमें एक समुदाय कह रहा है कि नहीं हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और बाकी को कह रहा है कि नहीं तुम हमारे सामने निम्न स्तर के हो, तो तुम अछूत हो, तो तुम जो है शोषण करने के लायक हो, यानी तुम जो है हमारे बिरादरी का नहीं हो सकते हो, तुम हमारे बराबरी का नहीं हो सकते हो। ऐसी स्थिति में
तो सामाजिक विभाजन होगा ही, क्योंकि वो कितना अपमान महसूस करेगा। तो इस तरह में जो है, इस तरह की स्थिति में सामाजिक विभाजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। तो इसका उत्तर देखिए, सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। मानेंगे हम इसको कि सामाजिक अंतर जो है जन्म देता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का कारण बने। क्योंकि हमने पहले देखा क्वेश्चन में कि बहुत जगह तो बल्कि जोड़ने का काम करता है। दूसरा, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कोई सामाजिक अंतर दूसरे से ऊपर था बड़ा हो जाए। यानी एक ही समाज में जब समाज के लोगों के बीच बहुत अंतर हो जाए हर तरह से, जैसे कोई शिक्षा में आगे बढ़ गया, वही आदमी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा मजबूत हो गया और दबंगता में ज़्यादा हो गया, तो दूसरे लोग को जो है, जो गरीब है, जो अशिक्षित है, तो उसके साथ भेदभाव करेगा और फिर वहाँ जो है सो विभाजन की स्थिति हो सकती है। तीसरा है कि भारत में दलित, भूमिहीन और गरीब हैं, उन्हें अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि जो समाज के दबंग लोग हैं, जो धनी मनी लोग हैं, जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, हर क्षेत्र में जो आगे हैं, वे इनको अपने निगाह में जो है सो अपने से छोटा समझते हैं और उनका शोषण करते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, वो मानवे नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि हम इनको कहें कि हमारा अपना आदमी है, कोई है, यानी दूसरे समुदाय के हैं। तथा उनके उनसे समाज के बीच बड़ा सामाजिक अंतर होता है। वे अपने समाज में उसको बैठने नहीं देते, अपने समाज में उसको ये नहीं रहने नहीं देते हैं। फिर अगला है, जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तथा दूसरे समूह से टकराव की स्थिति आ जाती है, तो यही सामाजिक अंतर विभाजन का रूप लेता है। लेकिन जब ऐसा भी होता है कि जब अपने को निम्न समझा जाने वाला, जिसको लोग अपमानित करते रहते हैं, शोषण करते हैं, अगर वह उसके दिमाग में बैठ जाए कि इन लोग के साथ हम रह करके कभी भी जो है सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकते हैं, हमारा विकास नहीं हो सकता है और इन लोग कभी भी हमको सहयोग नहीं कर सकते हैं और हमेशा हमको जो है तो शोषण करेंगे, तो वहाँ सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा, यानी वो रहना नहीं चाहेगा सबके साथ में। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, व्याख्या करें। तो भारतीय समाज समरूप समाज नहीं है। आप जानते हैं यहाँ कई जाति के लोग, कई धर्म के लोग, कई समुदाय के लोग, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं और समाज में विभिन्न धर्म है, संस्कृति है, भाषा है। आप इसका कारण भी जानते हैं कि बहुत से विदेशी लोग ला करके और भारत में आकर के घुल मिल गए हैं, जिसके कारण अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के जो है समावेश हो गया है। तो प्रत्येक समाज में सामाजिक विविधता पाई जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन कारण बने। हम बहुत देर से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक विविधता हर समाज में होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उससे अलगाव होगा ही। तीसरा है कि विश्व के अधिकतर समाजों में सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। देश बड़ा हो या छोटा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हर देश में होता है ये। चौथा है, छोटे छोटे किसी भी देश में जहाँ धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता आदि का अस्तित्व हो, वहाँ अगर इन विभागों तो युक्तिपरक तरीके से नहीं संभाला जाता है तो सामाजिक विभाजन की संभावना प्रबल होती है। युक्तिपरक कहने का मतलब कि जो वहाँ की सरकारी व्यवस्था है, जो शासन के पद्धति यानी जो संविधान है, उसमें इन सबों को सत्ता भागीदार बना जाए, इनको भी जो है सो हर तरह का लाभ मिले, विकास के लिए इनके लिए भी जो है सो योजनाएं तय की जाए और इनको भी जो है सो कोई अधिकार मिले कि हमको कोई अपमानित नहीं करे, कोई शोषण नहीं करे। तो इस स्थिति में जो है सामाजिक विभाजन की संभावना वहाँ नहीं होगी और उसको संभाला जा सकता है। तो युक्तिपरक तरीका वहाँ जरूरी है। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन जो था इस चैप्टर के वो समाप्त होता है और उम्मीद किए हम कर सकते हैं कि आप लोगों ने ध्यान से इसको सुना होगा, देखा होगा और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। पहले भी मिलते रहें, आगे भी मिलेंगे। आप अपने समस्याओं को जो है सो हम तक पहुंचाने का कोशिश करते रहेंगे, कमेंट के द्वारा या लिख करके, जैसे भी हो। और अब हम आज आपसे विदा लेना चाहेंगे और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब करेंगे इसको और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।